मेरी जॉब थी, मेरे बच्चे हो गए थे, फिर टाइम नहीं मिलता था, फिर पढ़ाई के लिए कोचिंग ढूंढना, मतलब ये सब सारे, और फिर मेरा साइंस बैकग्राउंड था। बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए मुझे आर्ट्स में भी उतनी रुचि नहीं थी कि मतलब मैं सारे बुक्स एक साथ पढ़ लूँ, इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मेरे माइंड में ये आ गया था कि सब कोई तो पटना में रह के या दिल्ली में जाके कोचिंग क्लासेस करते हैं, टेस्ट देते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं, तो मेरे पास तो उनके पास तो पूरा 24 आवर्स होता है सारे प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन मेरे पास 24 आवर्स नहीं थे। मेरे पास बहुत कम टाइम थे, लगभग 2 to 3 आवर्स पर डे मैं निकाल सकती थी। बच्चों को छोड़ के, अपने घर के काम को छोड़ के, ड्यूटी के जॉब को छोड़ के मुझे बस अपने लिए 2 to 3 आवर्स ही मिलता था। कि जून में मेरी बेटी का जन्म हुआ तो सिजेरियन सेक्शन हुआ। उस समय मैं अपनी बेटी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे थी, क्योंकि 6 मंथ बेबी को एक्सक्लूसिव फीड देना होता है हमेशा, जब वो डिमांड करे। तो उस समय जब सेलेक्ट हो गई मैं पीटी के लिए, उसके बाद मेंस में मुझे अपनी ड्यूटी भी देखनी पड़ती थी। मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया था, मेरी बेटी 4 महीने की हो गई थी। मेंस का एग्ज़ाम था 2018 के अप्रैल में, शायद 27 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। उस समय मेरी बेटी 5 से 6 मंथ रही होगी उस समय। तो मैं अपनी बेटी के साथ में पढ़ाई करती थी, उसे ब्रेस्ट फीड करवाती थी, कभी ड्यूटी जाती थी, फिर कभी जब भी मुझे मिलता था कि मुझे लगता था कि मुझे छुट्टी चाहिए तो मैं उस समय छुट्टी लेती थी। घर के काम में मेरे हस्बैंड मेरा पूरा हेल्प कर देते थे। तो इस तरह मैं आपको बताऊंगी कि मैंने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए क्वालिफाई किया। हाय, मेरा नाम प्रीति है और मैं बीपीएससी 60 to 62 कंबाइंड एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्ट हुई हूँ बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए, और मेरा रैंक 236 है। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपनी पर्सनल लाइफ और एग्ज़ाम स्ट्रेटजी को आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करूँगी ताकि आपको मेरे इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी को समझने में आसानी हो। मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म बिहार के बांका में हुआ था, लेकिन पापा गोड्डा में जॉब करते थे तो मैं गोड्डा में रही हूँ। वो भी एक गांव की ही तरह है। मेरी पढ़ाई लिखाई मैट्रिक तक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई है, और उसके बाद मैं इंटर भी मैंने जो किया है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही किया है, और मेरी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है वो मैंने बीएससी नर्सिंग से किया हुआ है। नर्सिंग फील्ड से हूँ मैं। 4 साल ग्रेजुएशन मैंने इसमें किया है, जो कि 2013 में मेरा रिज़ल्ट आया, फाइनल हुआ। मैंने 2013 से 2014 तक 1 ईयर नर्सिंग ट्यूटर के पोस्ट पे रह के मैं काम की। उसके बाद 2014 में मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पटना एम्स में मैं सेलेक्ट हो गई। उसके बाद फिर 2014 से लेके मैं 2019 तक मैं 5 ईयर मेरा जॉब रहा। तो इसी बीच में मैं बताऊंगी कि बीपीएससी जो 60 to 62 वाला जो कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ उसके लिए मैंने कैसे कैसे प्रिपरेशन की। तो मेरे दिमाग में जब मैं पटना एम्स में जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय तो सैलरी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे मन में था कि शायद मैं इस जॉब के लिए नहीं हूँ। मेरा ध्यान हमेशा रहता था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलता या फिर एडमिनिस्ट्रेशन और जैसे कोई वर्क मिलते, मैं लोगों से मिल पाती, सोशल सर्विसेज करने का मुझे ज़्यादा शौक़ था। तो फिर मुझे लगा कि इसमें सैलरी इतनी ज़्यादा अच्छी थी, तो पापा सोच रहे थे कि अब कोई एग्ज़ाम और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ये ना स्टार्ट कर दे। तो मैंने सोचा कि मैं जॉब करते करते ही करूँगी, और मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली हूँ तो सबको यही सोचते हैं कि नौकरी के बाद तो लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। उसके बाद पापा मेरे लिए यहीं पे मेरी शादी कर दी पटना में ही। 2015 में मेरी शादी हो गई। उसके बाद फिर 2016 में मुझे फ़र्स्ट बेबी हुआ, और उस समय फ़र्स्ट बेबी मेरा 2 to 3 मंथ्स का ही था कि बीपीएससी 60 to 62 का नोटिफिकेशन आ गया फॉर्म फिलअप करने का। तो मैंने ये बात अपने हस्बैंड से शेयर की कि मुझे इस सर्विस में जाना है। फर्स्ट एक बार तो मुझे ये मौका मिलना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में आने का, ताकि मैं सोशल सर्विस, मतलब मेरे मन में जो भावना है कि सोशल सर्विस करूं, सबसे मिलूं, गरीबों की हेल्प करूं, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने खुल के कहा कि ठीक है, मैं सपोर्ट करूंगा, तुम फॉर्म भरो। तो फिर मैंने वो फॉर्म भरा।
एग्जामिनेशन के लिए। तो मेरे साथ बहुत सारे ये थे, मतलब कि मेरी जॉब थी, मेरे बच्चे हो गए थे, फिर टाइम नहीं मिलता था, फिर पढ़ाई के लिए कोचिंग ढूंढना, मतलब ये सब सारे, और फिर मेरा साइंस बैकग्राउंड था। बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए मुझे आर्ट्स में भी उतनी रुचि नहीं थी कि मतलब मेरा फोकस ये नहीं था कि मतलब मैं सारे बुक्स एक साथ पढ़ लूँ, इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन ये बस मेरे मन में था कि मुझे बस एक मौका मिला है और मुझे इसी में प्रिपरेशन करके अपनी तैयारी को मतलब सक्सेस होना है, अपनी तैयारी करके इसमें सक्सेस हो जाना है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मेरे मन में एक ये आइडिया था, मैं कहीं भी जाती थी तो मतलब किसी का भी वीडियो देखती थी तो सबको ये कहते थे कि सक्सेसफुल पर्सन डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग डिफरेंटली। तो मेरे माइंड में ये आ गया था कि सब कोई तो पटना में रह के या दिल्ली में जाके कोचिंग क्लासेस करते हैं, टेस्ट देते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मेरे पास तो, उनके पास तो पूरा 24 आवर्स होता है सारे प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन मेरे पास 24 आवर्स नहीं थे, मेरे पास बहुत कम टाइम थे। लगभग 2 to 3 आवर्स पर डे मैं निकाल सकती थी, बच्चों को छोड़ के, अपने घर के काम को छोड़ के, ड्यूटी के जॉब को छोड़ के, मुझे बस अपने लिए 2 to 3 आवर्स ही मिलता था और मैंने बस यही 2 to 3 आवर्स का बहुत अच्छे से यूज किया। जब 15 में मेरी शादी हो गई, 16 में मेरे बच्चे हुए, फर्स्ट बेबी हुए, फिर ये मेरे साथ हुआ कि मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई 16 में फिर से। तो उस समय थोड़ी मेरे दिमाग में टेंशन आ गया था कि मतलब कैसे, मुझे तो अपना ड्रीम भी फुलफ़िल करना है और फिर मेरे बच्चे भी, मैं सेकंड प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ, फिर मुझे ये भी मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ गया। तो लेकिन फिर भी जो होता है अच्छा ही होता है। तो जब पीटी एग्ज़ाम था तो उस समय फरवरी 2017 के फरवरी में पीटी एग्ज़ाम था और मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट थी सेकेंड बेबी के लिए। तो वो मैं जाके कैमूर में जाके पढ़ाई की थी, मैं 2-3 महीने पढ़ाई की, उसके बाद मैं कैमूर में जाके पीटी एग्ज़ाम दी थी। तो मेरा पीटी एग्ज़ाम अच्छा गया था, मैंने लगभग 87 या 88 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं पीटी में क्वालिफ़ाई कर जाऊंगी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जून में मेरी बेटी का जन्म हुआ, तो सिजेरियन सेक्शन हुआ। तो उस समय मैं थोड़ा कमज़ोर भी हो गई थी, मेरे माइंड में था ही, लेकिन उस समय पीटी का रिज़ल्ट नहीं आया था। उसके बाद पीटी का रिज़ल्ट सितंबर में आया। उस समय मैं अपनी बेटी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे थी, क्योंकि 6 मंथ बेबी को एक्सक्लूसिव फीड देना होता है हमेशा, जब वो डिमांड करे। तो उस समय जब सेलेक्ट हो गई मैं पीटी के लिए, उसके बाद मेंस में मुझे अपनी ड्यूटी भी देखनी पड़ती थी। मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया था, मेरी बेटी 4 महीने की हो गई थी। मेंस का एग्ज़ाम था 2018 के अप्रैल में, शायद 27 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। उस समय मेरी बेटी 5 से 6 मंथ रही होगी उस समय। तो मैं अपनी बेटी के साथ में पढ़ाई करती थी, उसे ब्रेस्ट फीड करवाती थी, कभी ड्यूटी जाती थी, फिर कभी जब भी मुझे मिलता था कि मुझे लगता था कि मुझे छुट्टी चाहिए तो मैं उस समय छुट्टी लेती थी। घर के काम में मेरे हस्बैंड मेरा पूरा हेल्प कर देते थे। तो इस तरह मैंने मेंस की तैयारी की। उसके बाद मेंस भी अच्छे से दिया और जब दिसंबर में रिज़ल्ट आया तो फाइनली पता चला कि मैं क्वालिफ़ाई कर गई हूँ। उसके बाद तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गई हूँ। तो इंटरव्यू होने के बाद एक मन में अजीब खुशी था, एक कॉन्फिडेंस था। तो मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया करंट अफेयर्स के बारे में, अपने सारे पूरे जो भी मेरा इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड, और भी जो इंटरव्यू में जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए मैंने तैयारी की। और यही है कि कॉन्फिडेंस रहने के कारण मेरा इंटरव्यू में सेलेक्ट हुई और फाइनली मैं प्रशासनिक सेवा के लिए सेलेक्ट हो गई। तो इस तरह मैं आपको बताऊंगी कि मैंने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए क्वालिफ़ाई किया। तो मैं पहले बताती हूँ आपको एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में। इसमें क्या है कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है। आपको मतलब अगर बीपीएससी जाना है या यूपीएससी जिसके लिए भी, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप सिलेबस देखिए कि सिलेबस क्या है, कितना है, उसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, किस पोर्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, इस पे आप ध्यान दीजिए। पहला ये आपका ज़्यादा है। और फिर ये नहीं सोचिए कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप साइड में रेलवे भी भर दें
बैंकिंग भी भर दें, इस तरह नहीं होगा। आपको चूज करना पड़ेगा, आपको उसी के लिए 1 साल पूरा देना होंगे, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो यही है। उसके बाद फिर आपको रोज़ का कम से कम 6 मंथ पहले से लेके एग्ज़ाम तक आपको न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका जो माइंड में जो किसी भी टॉपिक को लेके क्या आइडियाज़ आ रहे हैं वो आपको मतलब आसानी से मिल जाएंगे। फिर आपका थर्ड है कि आप क्वेश्चन बैंक ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पिछले ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि 10 से 15 साल के क्वेश्चंस को आप पहले अच्छे से बना लें, प्रैक्टिस कर लें, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें कि वहाँ से अगर कुछ भी पूछा जाए तो आपसे वो क्वेश्चन छूट नहीं पाए। उसके बाद है, आप ये देखिए कि सारे सिलेबस में जो सब्जेक्ट हैं उसमें से कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पीटी में हिस्ट्री में मैंने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं। एंशिएंट मेरा वीक था, क्योंकि मैं एंशिएंट और मिडाइवल मेरा वीक रहा ही है, क्योंकि मैं तो पहले साइंस की स्टूडेंट थी, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी ज़्यादा। मुझे फिर से सब कुछ रिवीजन करना पड़ा। मैट्रिक के पहले ही मैंने ये सब पढ़ा था, तो मैंने सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा। उसमें मैं 30 में कम से कम 25-26 अपने से सॉल्व कर लेती थी। करंट अफेयर में आपका भी यही है कि 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको 30 से 35 क्वेश्चन में आपका 1-2 क्वेश्चन ही रॉन्ग होना चाहिए, बाकी पूरा सही होना चाहिए। मैथ सब्जेक्ट मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैंने मैथ पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। जबकि 10 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, मैंने मैथ को हमेशा ही हटा दिया। मतलब मुझे लगा कि जो मुझसे आएगा 2-3 क्वेश्चन मैं बनाऊँगी, बाकी मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। उसके बाद आप ज्योग्राफी से लगभग 10 क्वेश्चन, वो आपको तो पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते करते पता ही चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। फिर साइंस बैकग्राउंड की मैं हूँ, तो साइंस से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप साइंस के सारे सवाल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके साइंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 1-2 क्वेश्चन मतलब नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसके लिए आप ज़्यादा परेशान हो, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। मतलब कमांड रहना चाहिए कि हाँ, अगर मेरा साइंस है तो मैं इसमें 100% बना दूंगी, करंट अफेयर है तो इसमें मेरा एक भी नहीं छूटेगा। मतलब इस तरह का आप में ये आ जाना चाहिए विश्वास। तो उसके बाद इस तरह अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका पीटी हो ही जाएगा। पीटी के लिए 6 महीने से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने में मेरा हो गया था पीटी का तैयारी। उसके बाद फिर जब पीटी रिजल्ट आने के बाद मैं मेंस के लिए भी मैं 5 या 6 महीने का ही टाइम रखी थी। हाँ, एक बात और कि पीटी के लिए आपको हर एक संडे वीकली टेस्ट देना ज़रूरी है। क्योंकि आपका असेसमेंट हो जाता है कि आप 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो टेस्ट, हर एक संडे का टेस्ट आप ज़रूर जाइए और डिस्कशन में ज़रूर हिस्सा लीजिए। अब मैं आती हूँ मेंस की प्रिपरेशन के बारे में। मेंस का जो है, सबसे पहले कि आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत स्मार्टली चूज करना होगा। वो इसलिए कि वो आपको देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आते हैं। फिर वो आपको उसमें और एक चीज़ देखने लायक ये है कि किस में आपका इंटरेस्ट था। जैसे कि मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में ज़्यादा था। मुझे घूमने फिरने का ज़्यादा शौक़ है। ज्योग्राफी में मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। अगर उसमें फिगर बना दिया जाए तो मार्क्स मतलब और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, मार्क्स आने के हिसाब से आप उसको रख लीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है जो कि आपको सक्सेस की ओर ही ले जाए। तो आप ये 2 छोटी बात है, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। मैंने ज्योग्राफी इसीलिए लिया था। उसके बाद जीएस फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जीएस फर्स्ट पेपर के लिए आप देखिए, आर्ट एंड कल्चर से रिपीटेडली जो पिछले क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, मतलब वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। उसमें से आप कुछ क्वेश्चन जो है मतलब कि जैसे कि अल्टरनेटली पूछा जाता है। तो जैसे कि एक साल मौरिकाल पूछा है, दूसरे साल पटना कलम पूछेगा, तीसरे साल मधुबनी पेंटिंग पूछेगा। इस तरह वो पूछा, उसका ट्रेंड ही है। तो आप उसके ट्रेंड के हिसाब से आर्ट एंड कल्चर में और जो भी है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। कि गेस रखिए कि कुछ क्वेश्चंस मतलब कि पिछले साल पूछे हैं तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और इस साल
दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, तो इस तरह का आप अल्टरनेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये है कि जीएस सेकंड पेपर में है कि आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी और करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से सेकंड पेपर में ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप जो भी करंट इशू जो कंट्री में चल रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उस पर छोटे छोटे पॉइंट्स लिखिए। जैसे कि अगर बिहार के बारे में कोई करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई सवाल है तो बिहार में आपको छोटी छोटी चीज़ जानना पड़ेगा, जैसे कि इलिटरेसी रेट क्या है, पॉपुलेशन रेशियो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, यहाँ पे जो आर्थिक जो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, लोगों का मेन सोर्स क्या है, फिर बिजनेस का डेवलपमेंट यहाँ पे कैसा है, तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ की कैसी है बिहार से रिलेटेड, फिर टूरिज्म की क्या संभावना है, ये सब एक बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ये सब जानना पड़ेगा। क्योंकि आप बिहार से हैं तो आपको ये सब जानना चाहिए, तो ये सब सारे पॉइंट्स में आपको याद रहने चाहिए। फिर इकोनॉमिक्स में जीडीपी, जीएनपी, फिर बैंकिंग के कुछ पोर्शन जैसे कि सीआरआर, रेपो रेट, ये सब वगैरह आपको मालूम होने चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर अपना जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है इंडिया का वो कैसा चल रहा है, ये सब सारे क्वेश्चन पे आपको पकड़ होनी चाहिए। फिर पॉलिटी से देख लीजिए आप प्रस्तावना वगैरह, फिर गवर्नर के बारे में आप देख लीजिए, प्रेसिडेंट के बारे में देख लीजिए, फिर केंद्र राज्य संबंध, ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये सब को आपको देखना पड़ेगा। और आप इसमें भी गेस कर सकते हैं कि पिछले साल जो भी पूछा गया है उस साल वो कुछ रिपीट होते हैं, कुछ रिपीट नहीं भी होते हैं। और ये भी आप देखिए कि मेंस के क्वेश्चन में एक मतलब स्टेटमेंट टाइप का भी क्वेश्चन पूछा, जैसे कि गांधी जी ने ये कहा था, तो ये कहाँ तक आपके विचार से सत्य है और यह कहाँ तक ये फुलफ़िल हो रहा है, तो ये सब पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है मेंस में। और मेंस में मैं कहूँगी कि अगर कुछ भी आप लिख रहे हैं, जैसे कि ज्योग्राफी का ही कोई भी एक क्वेश्चंस लिख रहे हैं, तो आप उसमें फिगर डालिए। फिगर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फिगर बना देते हैं तो मतलब कि आपको एग्जैक्ट पता होता है, एग्जामिनर जो है वो समझ लेता है कि स्टूडेंट को पता है ये चीज़। वो फिगर अगर हिमालय का ही कोई क्वेश्चन है तो आप हिमालय का ज़रा सा ऊपर का नक्शा बना के उसमें सारे पार्ट्स को दिखा दीजिए, कौन कौन हिमालय हैं, क्या क्या उसका रेंज है, कुछ भी। और अगर या फिर हिंद महासागर से ही कोई क्वेश्चन है तो आप हिंद महासागर का फ़ोटो बना दीजिए, वहाँ पे कितने गर्त हैं, क्या है और कितने ट्रेंच वगैरह है, ये सब बनाने की कोशिश कीजिए, फिगर में डालिए। और फिर है कि मेंस की जब भी आप एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करें तो उस समय क्या करना है कि आपको बहुत ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। 2 to 3 आवर्स आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका पेन नहीं चलेगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, उस मेंस में भी पीटी के तरह आपको संडे को हमेशा एग्ज़ाम देने होंगे, वीकली टेस्ट देने होंगे, अपने असेसमेंट को देखना पड़ेगा कि मुझे 200 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो संडे को हमेशा एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। न्यूज़पेपर का जो संपादकीय पार्ट आता है वो आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप उसमें संपादकीय से जो ऑथर जो बोल रहा है, मतलब वो जो टर्म कीवर्ड जो आप यूज करेंगे उससे भी आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। हमेशा मेंस में चाहिए कि पॉइंट बना के लिखें, उसको अंडरलाइन करके लिखें। ज़्यादा 2-3 पेन से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक ब्लू पेन ही यूज कीजिए, उसे अंडरलाइन कीजिए, पॉइंट डालिए, फिगर बनाइए और स्पीड बढ़ाइए। वो उसके लिए ये मतलब मार्क्स लाने के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू की बारी आएगी तो इंटरव्यू में देखना है कि आपको अपना पर्सनल बायोडाटा के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। फिर सारे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। तीसरा है कि आप इंटरव्यूअर के सामने थोड़ा कॉन्फिडेंट रहें, बहुत ही स्मार्टली जवाब दें। अगर वो जो भी पूछ रहे हैं उसका आप टू द पॉइंट जवाब दें और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरव्यूअर हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे मिलजुल के बात करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, मतलब नर्वस नहीं होना है। तो इंटरव्यू अगर आपका 80 या 90 इतना तक भी अगर एवरेज आ जाता है तो आपको प्रशासनिक सेवा मिल जाएगी, या फिर जो भी आपका इंटरेस्ट है वो फील्ड आप उसमें सक्सेस हो जाते हैं।
तो मैं यही कहूँगी कि अगर जो कोई बहुत ज़्यादा बिजी है, जो जॉब में है, कोई भी अगर कैंडिडेट वो जॉब में है, उसके 2 बच्चे हैं, फिर उसके मतलब कि उसका बैकग्राउंड भी साइंस है, आर्ट्स नहीं है, तो ये सब डिफ़िकल्टी होने के कारण भी मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रशासनिक सेवा के लिए चुनी गई। तो यही है कि आपको स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, स्मार्टली तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप कहीं पे भी मोटिवेशन आपको लग रहा है कि पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, ऊब गए हैं, टेंशन हो रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं, तो आपको उस समय ना पढ़ें। उस समय आप क्या कीजिए कि आपको जो भी मतलब आपकी जो हॉबी है, जैसे कि मेरी हॉबी थी मूवी देखना, मैं मूवी बहुत ज़्यादा देखती थी। जैसे कि मैंने बहुत सारे मूवी उस समय में देखे थे, जैसे कि चक दे इंडिया, फिर गोल्ड, फिर जैसे ये सब रिलेटेड जो भी इश्यूज़ रिलेटेड मूवी, फिर जो कि मोटिवेशन दे, उस तरह की मूवी मैं देखती थी। जैसे कि पीके हो गया, इंटरेस्टिंग है, मतलब कुछ ना कुछ सोशल इशू है उस पर, क्या करना है, मतलब वो आपको कहीं ना कहीं से मोटिवेट करेंगे कि आप अपने जो आपका ड्रीम है वो आप पाएँ। अगर आपका ड्रीम ये है कि सच में आपको सोशल सर्विस में जाना ही है, कुछ चेंज लाना ही है, तो आपको ये मूवी जो है बहुत हेल्प करेंगे। तो आप मूवी देखिए, आप कहीं पे भी आप घूमने जाइए, दोस्तों के साथ समय बिताइए, उससे क्या होगा कि आपको मन लगेगा। ये नहीं कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 24 आवर्स अपने स्टडी में ही लगे हुए हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आपको अपना नींद भी पूरा करना होगा, 7 to 8 आवर्स की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रिपरेशन के टाइम में मुझे लगता था कि मैं 7 से 8 घंटे सो रही हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है, लेकिन मेरा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं जब उठती थी मैं अपने आप को बिल्कुल फ्रेश फील करती थी, और मैं जो भी पढ़ती थी 2-3 घंटे उसके बाद उठने के बाद, तो वो मुझे तुरंत याद हो जाता था। ऐसा नहीं लगता था कि मुझे उसके बाद रिवीजन की ज़रूरत है। तो इसलिए आप नींद इतना ज़्यादा लें, जितना ही ज़्यादा माइंड काम रहेगा, शांत रहेगा, रिलैक्स रहेगा, आपको दूसरे दिन पढ़ने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें, एंजॉय कीजिए। इतने सारे जो भी काम है, जितना भी वर्कलोड है, हो जाता है, सबको 24 आवर्स ही मिलते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि कोई 24 आवर्स में ही इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लेता है, और हम लोग सोचते हैं कि बस हम लोग अपने आप को बहाना बनाते हैं कि मेरे पास जॉब है, मेरे पास टाइम नहीं है, फैमिली को टाइम देना है, मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं रहा है तो मैं सिविल सर्विसेज नहीं जा सकती हूँ। ये सब बस कहने के लिए है। अगर आप स्मार्टली प्रिपरेशन करेंगे, अपने गोल को पहुँचना चाहेंगे, तो आप पहुँच ही जाएंगे। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि शायद मैं नर्सिंग स्टाफ रही हूँ एम्स पटना में, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे रही हूँ, और फर्स्ट ही मुझे लगता है कि नर्सिंग बैकग्राउंड से शायद फर्स्ट ही कोई सिविल सर्विसेज में आया होगा बिहार में पीसीएस। मैंने यूपीएससी तो ट्राई नहीं की है। मैंने सुना है कि नर्सिंग ग्रेजुएट करके भी कोई यूपीएससी सेलेक्ट हुए हैं, शायद वो साउथ से हैं, लेकिन मैं शायद नॉर्थ इंडिया में, शायद मैं बिहार से, शायद मैं फ़र्स्ट कैंडिडेट हूँ। तो ये भी है। और मैं जब इंटर तक जब मैं गांव में थी, मतलब अपने घर में रहती थी, इंटर की पढ़ाई मेरी वहीं हुई है, तो बस मेरे दिमाग में भी बस यही था कि बस ग्रेजुएशन कर लेना है और उसके बाद मम्मी पापा शादी कर देंगे। जिस तरह की मेरी फ्रेंड की शादी हो गई थी उस तरह मुझे भी यही लगता था। लेकिन यही है कि पढ़ते पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, फिर फ्रेंड से मिलते मिलते, अपने माइंड में कुछ ये लाते लाते, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ते है आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। तो मुझे खुद पता चला था ग्रेजुएशन में कि मुझे क्या करना है। ग्रेजुएशन के बाद जब मैं जॉब में गई तब मुझे पता चला कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो सोचिए कि मेरे पास कितना कम टाइम था। मैंने तुरंत सोचा और तुरंत ही उस पर काम करना शुरू कर दिया, मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया। और मैंने इतना ऑनेस्टली काम किया कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे सक्सेस मिल गई। ठीक है, बस ये था मेरा शॉर्ट में एक मेरे लाइफ से रिलेटेड, मतलब पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ स्ट्रगल कि मैंने कैसे एग्ज़ाम में सफलता पाई और स्ट्रेटजी थोड़ा बहुत। थैंक यू।